बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन नर्व इम्पल्स। तो आज जो है ना हम जानेंगे कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है। वैसे पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्शन पोटेंशियल होती क्या है, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हो, दिस इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती क्या है, और मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है डेट इज़ -70। ठीक है, -70 मिली वोल्ट। अब बेसिकली होता क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स हैं, यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है ना, ये जो न्यूरोलीमा है, सो दिस इज द न्यूरोलीमा। ये क्या है? दिस इज द न्यूरोलीमा मीन्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरोलीमा में जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो बेसिकली ओपन होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आइंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन यानी कि जब भी नर्व इम्पल्स किसी भी न्यूरॉन को मिलती है, तब जो सोडियम चैनल्स होते हैं न्यूरोलीमा के, सोडियम चैनल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन के, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर पड़े हुए जितने भी सोडियम आयन है वो तेजी तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिविटी थी और अंदर नेगेटिविटी थी। ठीक है, अब बाहर पॉजिटिविटी क्यों थी, अंदर नेगेटिविटी क्यों थी, ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो काइंडली वो बच्चे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो देखें, बिकॉज अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अब चूंकि सोडियम आयन जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये अंदर आएंगे ना, तो ये पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, नेगेटिव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, नेगेटिव जो पोटेंशियल था सेल मेम्ब्रेन का, वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। So the action potential is triggered when any stimulus received by the neuron. ठीक है, सो देखिए, जब भी न्यूरॉन जो है किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेगा, फिर चाहे वो पेन का स्टिमुलस हो, हॉट स्टिमुलस हो, कोल्ड स्टिमुलस हो, तो जब भी न्यूरॉन या जब भी कोई सेंसरी न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेगा, तो उसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी, यानी कि उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये भी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। यहाँ पे बेसिकली हाइपरपोलराइजेशन है। ठीक है, काइंडली मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो देखें, बिकॉज आप वो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। तो जैसे ही कोई भी स्टिमुलस न्यूरॉन रिसीव करेगा तो उसकी हो जाएगी डीपोलराइजेशन। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। और रीपोलराइजेशन के बाद होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि ये जो न्यूरोलीमा है, न्यूरोलीमा में ये जो आपको ग्रीन से नज़र में आ रहा है, दीज आर द पोटेशियम चैनल्स। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयंस जो है ना, वो साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाएंगे, यानी कि अंदर से वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिविटी है जो कि अंदर क्रिएट हो गई थी डीपोलराइजेशन की वजह से, रिमेंबर, पॉजिटिविटी जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से जो अंदर क्रिएट हो गई थी, अब वो दोबारा से नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से आप देख सकते हो रीपोलराइजेशन में पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ पोटेंशियल आ रही है। ठीक है, और उसके बाद होती है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो बचे कुचे भी जो पोटेशियम आयंस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, वो बचे कुचे पोटेशियम आयन भी अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप लाइट कलर से, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, रिपोलराइजेशन के बाद ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या करेगा कि अंदर पड़े हुए जो सोडियम आयंस जो हैं जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से अंदर आए थे, उन्हें पकड़ करके बाहर ले जाएगा
और जो पोटेशियम आयन जो रीपोलराइजेशन की वजह से बाहर गए थे उन्हें पकड़ करके अंदर की तरफ ले आएगा, ताकि जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां पे ही कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। So the sodium channels open instantly and sodium ion rushed inside the cell depending upon the intensity of the stimulus। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जो डीपोलराइजेशन वाला पार्ट है वो डिस्कस किया जा रहा है कि जब भी स्टिमुलस रिसीव होगा तब क्या होगी, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो सोडियम आयन चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा। एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू। ठीक है, रेस्टिंग वैल्यू कितनी थी, यानी कि रेस्टिंग वैल्यू जो है ना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है, आरएमपी को। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो नेगेटिविटी वाली जो वैल्यू थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की -70 होती है ना मेरे भाई, तो -70 मिली वोल्ट, ये क्या है, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब भी डीपोलराइजेशन होगी ये जो नेगेटिव वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, +30 मिली वोल्ट। ठीक है, so depolarize and become positive on the inside of the membrane। ठीक है, inside of the membrane नॉर्मली क्या होता था कि, इसे मैं क्लीन करूं, नॉर्मली क्या होता था कि जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती थी, यानी कि न्यूरॉन जब रेस्टिंग कंडीशन में होता था तब बाहर पॉजिटिविटी होती थी, अंदर नेगेटिविटी होती थी। लेकिन डीपोलराइजेशन की वजह से जो सोडियम आयन्स है वो बाहर से अंदर की तरफ चले आए, जिसकी वजह से अंदर क्या होगी, अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है एंड बिकम पॉजिटिव ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूरोलीमा के अंदर। ओके, सो द एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू 50 मिली वोल्ट। ठीक है, सो अप टू +50 मिली वोल्ट जो है ना एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो डीपोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो +50 मिली वोल्ट तक चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे +30 है लेकिन आपकी किताब में +50 बताया गया है। ठीक है, so then the gates of the sodium closed and potassium channels open which diffuses out of the membrane। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगी, यानी कि जो पोटेशियम आयन्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, as potassium goes out the membrane potential becomes negatively charged once again and repolarized। ठीक है, तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा, अब चूंकि पोटेशियम आयन्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ज्यादा से ज्यादा जब पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे रिपोलराइजेशन के नतीजे में, तो अंदर जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी डीपोलराइजेशन की वजह से अब वो दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि डीपोलराइजेशन में वैल्यू जो है वो +30 तक पहुंच गई थी, लेकिन रिपोलराइजेशन में वैल्यू दोबारा से गिर जाएगी। ठीक है, ये देखिए रिपोलराइजेशन ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी से दोबारा नेगेटिविटी की तरफ आ रही है। सो दिस रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट यूजुअली टेक फ्रॉम 10 to 30 मिलीसेकंड। ठीक है, सो देखिए रिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, और उसके बाद क्या होगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अपना काम करेंगे, और जैसे ही अपना काम उनका खत्म हो जाएगा, उनका क्या काम था कि अंदर पड़े हुए सोडियम आयन को अंदर से बाहर ले जाना और बाहर पड़े हुए पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर ले आना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है वो अचीव हो जाएगी, यानी कि दोबारा से न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल है जिसमें पहले डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन और उसके बाद इस रेस्टिंग स्टेज का अचीव होना, तो इसमें पूरा जो टाइम लगता है डेट इज 10 to 30 milliseconds। If a stimulus is capable to produce action potential in neuron, it is called threshold stimulus। If a stimulus is not capable of excite to fail to rise any response, it is called subthreshold stimulus। So देखिए, जो स्टिमुलस न्यूरॉन रिसीव कर रहा है तो उस स्टिमुलस के पास इतना दम होना चाहिए कि वो क्या नाम है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव कर पाए, यानी कि डीपोलराइजेशन प्रॉपर अचीव कर पाए। तो अगर सपोज कीजिए कि पेन का स्टिमुलस है, तो पेन का स्टिमुलस अगर अच्छा खासा होगा उसके बाद ही क्या होगा, यानी कि जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, जो पावर है इस पेन स्टिमुलस की, अगर वो ज्यादा होगी तो उसके बाद ही जो है ना वो डीपोलराइजेशन अचीव हो पाएगी, अदरवाइज डीपोलराइजेशन अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जब डीपोलराइजेशन अचीव नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल भी अचीव नहीं होगा।
तो वो स्टिमुलस, ठीक है, वो स्टिमुलस फिर चाहे वो पेन का स्टिमुलस हो, हॉट स्टिमुलस हो, कोल्ड स्टिमुलस हो, उसके पास इतना दम है कि वो एक्शन पोटेंशियल को रीच आउट कर पा रहा है, यानी कि डीपोलराइजेशन को अचीव कर पा रहा है, करवा पा रहा है, तो उस स्टिमुलस को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। और वो वाला स्टिमुलस जिसके पास इतना दम ही नहीं है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो डीपोलराइजेशन को अचीव करवा पाए, तो उससे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, तो नाउ वी हैव डीपोलराइजेशन। देखिए वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। पिछली वाली मेरी वीडियो जो है वो 33 मिनट्स की है, काइंडली वो आप देखें, बिकॉज वो जब आप देख लेंगे ना तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, ठीक है। So now let's talk about the depolarization. It refers to a graded potential state because a threshold stimulus of about minus 55 millivolt causes a change in the membrane potential. ठीक है, so देखिए ये चीज जो है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी थी? -70, ठीक है। अब ये -70 जो है जैसे ही -55 को क्रॉस करेगी, ठीक है, -55 यहाँ पर कहीं होगा, -55 मिलीवोल्ट। तो -55 मिलीवोल्ट क्या है? ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही स्टिमुलस जो है -55 मिलीवोल्ट को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। यानी कि स्टिमुलस जो है वो इतना हो, इतना पावरफुल हो कि जो पोटेंशियल है न्यूरॉन की, उसको ट्रांसफर करवा पाए, उसको चेंज करवा पाए फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। और जैसे ही -55 मिलीवोल्ट से ऊपर जाएगी पोटेंशियल, तो उसके बाद जो है डीपोलराइजेशन अचीव हो पाएगी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल अचीव हो पाएगी, ठीक है। सो -55 क्या है? दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। So the threshold stimulus must be strong enough to change the resting membrane potential into the action membrane potential. ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टिमुलस के पास इतना दम होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि -70 मिलीवोल्ट, उसको कन्वर्ट करवा पाए इनटू -54 मिलीवोल्ट, ठीक है, -54। बिकॉज देखिए -70 ये कम वैल्यू है और -55 ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज आपको पता होगा जैसे ही हम नेगेटिविटी में चलते चले जाएंगे, वो जो वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा गिरती चली जाएगी, ओके। तो -70 स्टिमुलस के पास इतना दम होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको -70 से -54 की तरफ रीच करवा पाए, ठीक है। सो देखिए -55 ये तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इससे ऊपर अगर जो पोटेंशियल है वो अचीव हो पाएगी, तो उसके बाद ही जो है ना एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान अल्फाज में समझाऊं, इसे मैं दोबारा से क्लीन करूं कि जो इम्पल्स है, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस के पास इतना दम होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जो पोटेंशियल है न्यूरॉन की, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन की, उसको चेंज करवा पाए फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट। अब जैसे ही ये पोटेंशियल वैल्यू, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू -55 से ऊपर जाएगी, -54 हो जाएगी ना, तो बस उसके बाद जो है वो डीपोलराइजेशन अचीव हो पाएगा, ठीक है। So this results in the alternation in the electronegativity of the membrane because the stimulus causes the influx of the sodium ion, electropositive ion, ठीक है। सोडियम आयन क्या है? These are the electropositive ion because इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, by 10 times more than in the resting stage, ठीक है। अब देखिए ये चीज जो है, ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। तो देखिए जब भी कोई भी स्टिमुलस ये न्यूरॉन रिसीव नहीं करता, उसके बावजूद भी क्या होता है कि ये जो सोडियम चैनल्स है ना, ये थोड़े बहुत ओपन होते हैं और थोड़ा बहुत जो सोडियम आयंस हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। और थोड़े बहुत जो पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही थोड़ी तादाद में होता है। डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि हद से ज्यादा जो सोडियम आयंस है वो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और रिपोलराइजेशन में ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव हो पाएगा, यानी कि जब भी डीपोलराइजेशन रिसीव हो पाएगी ड्यू टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तब क्या होगा कि जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का, इनफ्लक्स यानी कि सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाएंगे, ओके।
और नॉर्मली क्या होता है कि डीपोलराइजेशन के नतीजे में सोडियम आयन जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा अंदर की तरफ मूव होंगे एज कंपेयर टू द रेस्टिंग स्टेज। बिकॉज देखिए रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, यानी कि जब भी न्यूरॉन किसी भी इंपल्स को रिसीव नहीं कर रहा होता तब भी सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है यानी कि वो जो जाते हैं अंदर वो 10 टाइम्स कम जाते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन के नतीजे में जो सोडियम आयन जाते हैं अंदर वो 10 टाइम्स ज्यादा जाते हैं एज कंपेयर टू द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इन रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, सो फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन। ठीक है, डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। The action potential state is based on all or none method and has two possibilities। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चाहते हो, अगर ये न्यूरॉन चाहता है कि भाई डीपोलराइजेशन हो, तो जो स्टिमुलस है उसके पास इतना दम होना चाहिए कि वो -70 मिली वोल्ट जो है उसको कन्वर्ट करवा पाए इनटू -55 मिली वोल्ट। बिकॉज -55 मिली वोल्ट से जैसे ही वैल्यू ऊपर जाएगी ना तो डीपोलराइजेशन अचीव हो पाएगा। तो अगर स्टिमुलस के पास इतना दम है कि वो डीपोलराइजेशन को अचीव करवा पाए तो सोडियम आयन ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज ओपन नहीं होंगे। इसलिए कहा जा रहा है ऑल और नन रिस्पॉन्स, यानी कि या तो हाँ या तो ना। अगर स्टिमुलस के पास दम होगा तो ही सोडियम आयन जो है वो सोडियम चैनल जो है वो ओपन होंगे और ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि डीपोलराइजेशन होगी। अगर स्टिमुलस के पास इतना दम नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी इंटेंसिटी नहीं है, तो सोडियम आयन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि डीपोलराइजेशन अचीव नहीं होगी। इसलिए कहा जा रहा है ऑल और नन रिस्पॉन्स। If the stimulus is not more than the threshold value, then there will be no action potential state across the length of the neurolemma। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही 55 मिलीवोल्ट से ऊपर यानी कि -54 मिलीवोल्ट वाली जो पोटेंशियल है सेल मेम्ब्रेन की, वो जैसे ही अचीव होगी तो डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए -55 मिलीवोल्ट क्या है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। जैसे ही ये वैल्यू इससे ऊपर जाएगी तब क्या होगा, डीपोलराइजेशन अचीव हो पाएगा। तो थ्रेशोल्ड तो जो स्टिमुलस है उसके पास इतना दम होना चाहिए कि वो एटलीस्ट -54 मिलीवोल्ट तक जो पोटेंशियल है सेल मेम्ब्रेन की उसे पहुंचा सके, ताकि क्या हो, डीपोलराइजेशन अचीव हो सके। ओके, so if the stimulus is more than the threshold value, then it will generate a nerve impulse that will travel across the entire length of the neurolemma। so देखिए nerve impulse मैं आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूं कि क्या होता है, यानी कि वंस अगेन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि सपोज ये पूरी की पूरी न्यूरॉन की लेंथ है ना, तो डीपोलराइजेशन यहाँ पे होगी, उसके बाद रीपोलराइजेशन। आप काइंडली, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप काइंडली मेरा पिछले वाला वीडियो देख लें, वहां पे मैंने आपको जो तीसरी वाली जो पिक्चर थी वो मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। ओके, सो नाउ वी हैव द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। सो कैरियर्स एन इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन गिविंग राइज टू डीपोलराइजेशन। वंस अगेन वही सेम बात की जा रही है, जब भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगी, यानी कि मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो अचीव होगी, यानी कि -54 मिलीवोल्ट, तब क्या होगा कि जो सोडियम आयंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाएंगे, ताकि डीपोलराइजेशन जो है वो अचीव हो सके। As the channel becomes closed or inactivated, the depolarization ends। और जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तब क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। After a cell has established a resting potential, that cell has the capacity to undergo depolarization। ठीक है, तो once again जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद रीपोलराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, और हाइपरपोलराइजेशन के बाद दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकेगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अचीव होगी और फिर वो न्यूरॉन दोबारा से कोई स्टिमुलस रिसीव करेगा तो फिर से जो डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, so during depolarization the membrane potential rapidly shift from negative to positive। देखिए भाई सारी बातें जो है मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि
नॉर्मली क्या होता था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर नेगेटिविटी थी, ठीक है, अंदर नेगेटिविटी क्यों थी, ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम बाहर से अंदर की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज जो है यहाँ पे रिपीट की जा रही है कि डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होगी, जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। For this rapid change to take place within the interior of the cell, several events must occur along the neurolemma of the cell, ठीक है। यानी कि वही बात की जा रही है, अगर डीपोलराइजेशन होगी तो डीपोलराइजेशन कैसे होगी, डीपोलराइजेशन ऐसे ही तो होगी जब ये जो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक अच्छा खासा स्टिमुलस रिसीव करेगी, यानी कि ऐसा स्टिमुलस जिसके पास दम होगा कि वो एक्शन पोटेंशियल रिसीव करवा पाए, और उसके बाद क्या होगा कि जो सोडियम चैनल से वो ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे और ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयंस जो है वो बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाएंगे। While the sodium potassium pump continues to work, the voltage directional have been closed while the cell was at resting potential are open in response to initial change in the voltage, ठीक है। तो देखिए ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, चाहे डीपोलराइजेशन हो, चाहे रिपोलराइजेशन हो, चाहे हाइपरपोलराइजेशन हो, चाहे कोई सी भी स्टेट हो, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि भाई डीपोलराइजेशन हो रही है या रिपोलराइजेशन हो रही है या हाइपरपोलराइजेशन हो रही है, ये अपना काम जो है वो कंटिन्यूअसली करता ही रहेगा, ठीक है। सो इट कंटिन्यूज टू वर्क, ओके। So as the sodium ions rush back in the cell, they add positive charge to the cell interior। वही सेम बात डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ चले जाएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन में, अब डीपोलराइजेशन के नतीजे में वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। एंड चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके। वंस द इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल इज कंप्लीट एंड द चैनल क्लोज्ड अगेन, ठीक है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो अंदर की तरफ क्रिएट हो रही थी, तो जैसे ही +50 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे तो +30 लिखा हुआ है लेकिन आपकी किताब में +50 लिखा हुआ है, तो जैसे ही +50 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगी, यानी कि इतनी पॉजिटिविटी अचीव हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो सोडियम चैनल से ये क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल जो है ये ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब जो पार्ट 3 वीडियो होगा उसके अंदर हम फर्दर चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।